जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिख। अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं एक्चुअली? हम लोग पढ़ रहे हैं जो रीजनल पावर है। मुगलों का डिक्लाइन हुआ, उसके बाद जो रीजनल पावर थे वो उभरे, है ना? जो हमने पढ़ा, अवध आया था, मैसूर आया था, बंगाल आया था। तो एक एक करके क्या कर रहे हैं ब्रिटिश लोग, ये जो रीजनल पावर है उनको सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है। तो ये लास्ट एक जो हमारे टॉपिक में है वो है सिख उदय और विकास, है ना? तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आप एक रफ अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पे जो अहमद शाह अब्दाली आया था, है ना? तो मराठाओं ने इनसे युद्ध करने की कोशिश करी, लेकिन जो पानीपत का तृतीय युद्ध था 1761, उसमें उन्होंने काफ़ी हद तक परास्त कर दिया। तो ये जो अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह थे, ये आया था अपना 1739 में, और ये आए थे 1761 में। ठीक है। तो इनके आने के कारण काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे राजनीतिक जो थी अस्थिरता थी, है ना? यहाँ पे कोई पावर नहीं था। तो वहीं पे ही आपका उदय होता है सिखों का। ठीक है। तो ये था आपका, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है, कि 15वीं शताब्दी में गुरु नानक द्वारा स्थापित किया गया था ये। और एक सैन्य समुदाय था, है ना? एक सैन्य समुदाय के रूप में किन्होंने परिवर्तित किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है। अ, छठवें गुरु हरगोविंद सिंह के अधीन शुरू हुआ सैन्य, है ना? गुरु हरगोविंद है। और 10वें जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में एक राजनीतिक और सैन्य शक्ति के रूप में ये उभर के आए। कौन लोग? सिख लोग। ठीक है। और अल्टीमेटली ये क्यों हुआ सैन्य सेवा में? क्योंकि धर्मांतरण उस टाइम बहुत चल रहा था, है ना? मुगलों का वर्चस्व था। तो एक विरोध के रूप में फिर इन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को रूप में संगठित किया। औरंगजेब के बाद क्या हुआ? औरंगजेब के बाद मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह बहादुर शाह के शिविर में एक सरदार के रूप में शामिल हुए, लेकिन दक्कन में एक पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है। फिर बंदा बहादुर आता है उनके ही लीनिएज में, कि पंजाब के सिख किसानों को इन्होंने एकजुट किया और मुगल सेना के खिलाफ एक जोरदार संघर्ष जारी किया। ठीक है। 1715 में पकड़े गए और फांसी दी गई। तो ये सब था। तो सिखों का थोड़ा बहुत राइज तो हो गया था, लेकिन मेजरली क्या होता है आपका, ये जो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने जो यहाँ पे आक्रमण किए थे, उसके चलते यहाँ पे वैक्यूम पैदा हो गया, खालीपन था राजनीतिक। ठीक है। जिसे सिखों ने भरा। ठीक है। 1765 से 1800 के बीच इन्होंने पंजाब और जम्मू को अपने नियंत्रण में लिया, मतलब ये पूरा एरिया ये सिखों के उसमें आ गया। और सिख लोग, सरदार लोग थे, वो 12 मिसल में, मतलब 12 ग्रुपों में डिवाइडेड थे। 12 मिसल या संघों में संगठित थे, जो प्रांत के विभिन्न हिस्सों में कार्य करते थे। मतलब मान लो ये पूरा प्रांत है, तो 12 मिसल अलग अलग जगह काम करते थे। ठीक है। और उन्हीं मिसलों में एक ज़्यादा फेमस मिसल था, उसका नाम था सुकर चकिया। और जो ये जो रंजीत सिंह जी थे, डॉक्टर ये राजा रंजीत सिंह, वो वहीं से थे। ठीक है। एक अच्छी पर्सनालिटी थी, मजबूत थे, साहसी थे, सैनिक थे, कुशल प्रशासक थे। तो उन्होंने क्या किया, काफ़ी हद तक उनमें कंट्रोल किया और अपना जो शासन था उसको लाहौर और अमृतसर पे कब्जा करके बढ़ाया। 1799 में लाहौर और 1802 में अमृतसर पर कब्जा किया। बाद में कश्मीर, पेशावर। तो अल्टीमेटली क्या किया रंजीत सिंह जी ने, अपने सैन्य और साहसी पराक्रम से अपना विस्तार किया। फिर क्या होता है, ब्रिटिश लोग अब यहीं पे प्रभावी हो गए थे। तो 1809 में ब्रिटिश के साथ शाश्वत मित्रता, इसका मतलब क्या हुआ? परपेचुअल फ्रेंडशिप, है ना? परपेचुअल ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप इनके साथ हुआ। शाश्वत मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसने सतलज नदी के दोनों शक्तियों के बीच सीमा, मतलब सतलज नदी जो है उसकी एक पार ब्रिटिश लोग देखने लग गए और दूसरे ओर आपके ब्रिटिशर्स, ये सिख लोगों का अधिकार हो गया। साइन अ ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप विद ब्रिटिश इन 1809, विच इस्टेब्लिश द सतलज रिवर इज द बाउंड्री बिटवीन टू पावर। इन दो शक्तियों के बीच बॉर्डर की तरह काम करने लग गया सतलज रिवर। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, अपनी जो सैन्य शक्ति थी उसको काफ़ी मॉडर्नाइज करके रखा था। यूरोपीय प्रशिक्षकों की मदद से यूरोपीय पंक्तियों के साथ एक सेना का निर्माण किया। एशिया में दूसरी सबसे अच्छी सेना माना जाता था। लाहौर में तोप निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई स्थापित किया और संचालित करने के लिए मुस्लिम तोपची रखे। इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि इनके टाइम में, रंजीत सिंह के टाइम में, जो सिख साम्राज्य है उसका काफ़ी विस्तार हुआ। उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति का भी काफ़ी विस्तार किया और मॉडर्नाइज किया अपनी आर्मी को। ठीक है। अब आता है कैसे इन्होंने अंग्रेज़ों का यहाँ पे एंट्री होती है। तो होता क्या है, 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। जिससे वहाँ पे फिर से राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। बेसिकली होता क्या है, कोई जब मजबूत राजा की मृत्यु होती है ना,
तो अगर सक्सेसर अच्छे मिल गए, मतलब जो उनके वंशज ठीक-ठाक हो गए तब तो ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत है उनके राज-काज में, तो फिर जैसे ही मजबूत शासक की मृत्यु होती है, तो बाकी लोग उस पे अतिक्रमण करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हुआ। इनके दरबार में ना डोगरा बंधु थे, ठीक है? बहुत मतलब उनका चलता था। तो जैसे ही रंजीत सिंह की मृत्यु हुई, तो उनके बेटे खड़क सिंह और उसके बाद जो उनके पौत्र थे रंजीत सिंह के, नौनिहाल सिंह, दोनों की हत्या कर दी गई 1840 में। और शेर सिंह बने कोई 1841 में, लेकिन 43 में उनकी भी हत्या कर दी गई, ठीक है। फिर आते हैं दलीप सिंह का शासन, ठीक है, ये इनके परिवार के ही हैं। तो दलीप सिंह रंजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र हैं और उनको क्या थी, उनकी नाबालिग थे, तो उनको संरक्षण दिया रानी जिंदन, ठीक है, जो उनकी मम्मी थी। को रानी जिंदन को रीजेंट, रीजेंट मतलब जब कोई शासक जो नाबालिग होता है ना, तो जिनके संरक्षण में वो संरक्षण में वो राजकाज करते हैं। तो रानी जिंदन को रीजेंट और हीरा सिंह को वजीर के साथ वजीर के रूप में राजा घोषित किया गया, ठीक है। लेकिन फिर भी वहाँ पे शक्ति संघर्ष चलता रहा, क्यों? क्योंकि जो वहाँ स्वार्थी और भ्रष्ट अधिकारी थे, उनमें ये बहादुरी और देशभक्ति तो थी, लेकिन पूरी तरह वो अनुशासनहीन थे, ठीक है। राजकाज को चलाने में अनुशासन की जरूरत पड़ती है। तो यहीं पे ही आपका ये शुरू होता है आपका पंजाब में ब्रिटिश की एंट्री। तो कैसे एंट्री होती है? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था आपका 45 से 46। तो इनकी एंट्री होती है, इनके खुद के दरबार के लोगों ने अंग्रेजों को बुलावा भेजा था, ठीक है। तो कारण देखिए, कारण क्या था? पहला तो ये था कि जो भ्रष्ट सरदार और अधिकारी थे, वो सेना के हाथों शक्ति खोना नहीं चाहते थे, है ना? सेना पावरफुल थी इनकी, सिख की, तो उनके हाथों में शक्ति खोना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश के साथ युद्ध में उलझाने का फैसला किया कि हम लोग सिख सेना को ब्रिटिश लोगों के साथ उलझा देंगे और क्या बोलते हैं, मान लो हम विजय होते हैं, विजयी होते हैं, तो एक अचीवमेंट होगा। तो उसमें क्या था, एक बंदा उसमें था, एक था प्रधानमंत्री राजा लाल सिंह और दूसरा था कमांडर इन चीफ तेज सिंह गुप्त, तेज सिंह। तो ये लोग क्या कर रहे थे, चुपके से ना ब्रिटिश के साथ पत्राचार कर रहे थे और विदेशियों से खतरे, तो जिस टाइप से विदेशियों से खतरों का वो था, तो हिंदू मुस्लिम और सिख एकजुट हुए उस टाइम। फिर होती है युद्ध की घोषणा। तो सिख सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध शुरू हुआ आपका 13 दिसंबर 1845 को। और बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन फिर भी उनके सामने नहीं मतलब टिक पाए, क्योंकि ये जो आपके वो थे ना, भीतरघात हुआ, नेताओं की विश्वासघात के कारण उनको करारी हार हुई। तो ये तो चलो ठीक है, कहानी हो गई कि इन्होंने पत्राचार करके ब्रिटिश लोग को इनवाइट किया, ठीक है, और सेना हार गई। लेकिन मेजर चीज़ जो एग्ज़ाम के लिए है वो है लाहौर की संधि, ठीक है। लाहौर की संधि हुई, उसमें जो सिख साम्राज्य था उसका आधा उनको ब्रिटिश को देना पड़ा और जो युद्ध का खर्चा आया उसमें भी भारी हर्जाना उनको उठाना पड़ा, ठीक है। ये जो जलंधर है उसको ही जुलंधर बोलते हैं। जो जलंधर दोआब था वो ब्रिटिश के हाथों चला गया, ठीक है। और सिखों को ये ऑर्डर दिया गया कि भाई तुम्हें अपनी सेना जो है, आर्मी है, लिमिटेड रखनी पड़ेगी। उनकी संख्या निश्चित कर दी गई ताकि बाद में फिर से ये लोग विद्रोह की जो अग्नि है ना उठे, ठीक है। उस टाइम थे सर हेनरी लॉरेंस। तो हेनरी लॉरेंस को नीतियों को नियंत्रित करने के लिए लाहौर में, मतलब जो सिख थे उनकी नीतियों को नियंत्रित करने के लिए लाहौर दरबार में नियुक्त किया गया सर हेनरी लॉरेंस को, ठीक है। और राजा दलीप सिंह को राजा के रूप में मान्यता दी गई। तो वही है, थोड़ा कठपुतली टाइप का खेल है ना। अब उनकी नीतियों को कोई दूसरा अंग्रेज ही फॉलो करवा रहा है तो फिर काहे का राजा। फिर दूसरी संधि होती है 46 में। उसमें क्या होता है, ये तो हरजाना वाली बात मैंने बता ही दी। और ये ब्रिटिश को राज्य के किसी भी हिस्से में सैनिकों को तैनात करने की अनुमति दी गई। मतलब जो सिख राज्य है वहाँ पे ब्रिटिश लोगों का हस्तक्षेप बढ़ गया, अपनी सैनिक सैनिक बढ़ा सकते थे, है ना। राज्य के हर विभाग में उनका पूर्ण अधिकार हो गया। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि नाम मात्र के राजा रह गए और हमारे ये जो क्या बोलते हैं, ये ब्रिटिश लोग का पूरा वर्चस्व बढ़ गया, ठीक है। फिर होता है द्वितीय आंग्ल युद्ध, जस्ट 1-2 साल के अंतर में ही। उसका क्या कारण था? एक कारण तो यही था कि लॉर्ड डलहौजी का पहला संघर्ष था ये, और वो जानती हो आप, एक एनेक्सेशन करना चाहता था। सिख सरदार पंजाब पर नियंत्रण, ये जो सिख सरदार थे, ब्रिटिश लोग का जो इंटरवेंशन था ना, हस्तक्षेप था, उससे काफ़ी नाखुश थे। लास्ट टाइम जो करारी हार हुई थी उसका भी बदला लेना चाह रहे थे, ठीक है। उसके बाद जो उनकी रानी थी जिंदन, जो दिलीप सिंह की संरक्षक रीजेंट के रूप में काम कर रही थी, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। तो इन सब का बदला लेने के लिए सेकंड आंग्ल युद्ध शुरू हुआ।
लॉर्ड डलहौजी ने विद्रोह को कुचलने और पंजाब पर पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश सेनाओं को गतिशील किया। फिर परिणाम ये हुआ उसका कि 1849 में डलहौजी ने लाहौर की संधि के तहत पंजाब को विलय कर लिया। दलीप सिंह को उसकी माता रानी जिंदन के साथ इंग्लैंड भेज दिया और पेंशन दी गई। कोहिनूर का हीरा जो था इनके पास उसको ले लिया। तो यहाँ पे आता है कि लास्ट में अंग्रेजों ने कोहिनूर का हीरा अभी भी उनके पास ही है। किससे लिया? तो ये लिया था आपके दलीप सिंह या फिर जिंदन, रानी जिंदन, उनके हाथों से अंग्रेजों के हाथ में चला गया। पंजाब एक ब्रिटिश प्रांत बन गया और पटियाला और अन्य छोटे राज्यों में ब्रिटिश संप्रभुता को मान्यता देने लग गई। ठीक है, तो कहने का मतलब वही था कि जो ब्रिटिश लोग को इनवाइट किया था दरबार के भ्रष्ट अधिकारियों ने, उन्होंने फिर इनका साम्राज्य खत्म कर दिया। ठीक है, तो आपको अगर प्रश्न आता है कि क्या याद करें करके, तो दो ही चीज़ है। सही मिलाव जोड़ी में आता है कि कब हुआ था पहला युद्ध, तो आप क्या याद रखेंगे? 45-46 में ये आपका पहला युद्ध हुआ था, 45 से 46 में फर्स्ट सिख वॉर, और सेकंड सिख वॉर हुआ था आपके 48-49 में। ठीक है, और दोनों में ही अंग्रेजों की विजय हुई। लाहौर की संधि हुई थी आपके प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में। ठीक है, ये सिंध पर विजय प्राप्त की, ये ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है तो इसको स्किप करेंगे। डलहौजी की विलय नीति के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो डलहौजी ने विलय नीति लागू करी, लेकिन एक प्रश्न बार बार आता है, ठीक है, जो आपको याद रखना है कि इसने व्यापक तौर पे यूज़ किया, लेकिन ये जो विलय नीति है ना, वो इसका इन्वेंशन नहीं था, मतलब इसकी खोज नहीं थी। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो क्या वो है, प्रेरणा क्या था, क्या इनका मोटिवेशन था विलय नीति के लिए? तो डलहौजी का मानना था कि ब्रिटिश प्रशासन देसी शासकों के भ्रष्ट और अत्याचारी प्रशासन से बेहतर था। तो ये मानना है कि भाई ये जो इंडियन शासक हैं, रूलर हैं, उनके प्रशासन में तो ऐसी भ्रष्टाचार ज़्यादा है, उससे अच्छा तो हमारा शासन रहेगा, तो अपन ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। दूसरा, जो भी देसी भारतीय रियासतों को ब्रिटिश निर्यात कुप्रशासन के कारण प्रभावित हो रहे थे, मतलब जो भी एक्सपोर्ट हो रहे थे ब्रिटेन से, यहाँ पे एक्सपोर्ट आ रहे थे, मतलब कारखानों से बन के सामान, तो इनके जो मिस एडमिनिस्ट्रेशन है, किनके, देसी रियासत, उनके चलते इनको काफ़ी नुकसान हो रहा था। और उपमहाद्वीप भर में ब्रिटिश क्षेत्र और प्रभाव का विस्तार करने की उसकी इच्छा थी। तो ये 3 कारण थे। ठीक है, एक तो पहली इसकी सोच कि हम लोग ज़्यादा अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, दूसरा ये कि हमारा विस्तार करना ज़रूरी है, और तीसरा कि इनके जो निर्यात थे ब्रिटिश से, उसको काफ़ी नुकसान हो रहा था देशी रियासतों के चलते। तो क्या है ये व्यपगत का सिद्धांत, या फिर आप लोग हिंदी में व्यपगत ही बोलते होंगे, है ना, ट्रांसलेट ही करवाया था। तो ये पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, ये क्या था इसको, एनेक्सेशन की पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना। लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार की गई एक विलय नीति, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी रियासत को विलय करने की अनुमति दी गई जहां शासक प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी के बिना मर जाता है, मतलब कोई बेटा नहीं है जो उसके राजकाज को संभाले, या फिर जो उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसको फिर ब्रिटिश राज्य में मिला दिया जाता था, मर जाता है या फिर स्पष्ट रूप से अक्षम है। इस नीति ने उत्तराधिकारी के बिना भारतीय संप्रभु के उत्तराधिकारी चुनने के लंबे समय से स्थापित अधिकार को प्रतिस्थापित कर दिया। तो पहले वैसे ही होता था कि मान लो आपके राज्य में कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो फिर वो लोग चुनते थे कि भाई चलो ये देखेगा, है ना, जैसे आपने इसमें भी देखा। लेकिन क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये हुआ कि अगर किसी राज्य में उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसको फिर ब्रिटिश में मर्ज कर लेते थे। ठीक है, तो प्रश्न इसमें यही तो आता है कि कौन-कौन से राज्य हैं, और उनका सीक्वेंस कई बार पूछ देता है। ठीक है, कौन सबसे पहले विलय हुआ, इस टाइप का। ठीक है, तो डलहौजी के द्वारा जो हुआ सतारा। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैंने एक शॉर्टकट बनाया था, अच्छा लगे तो याद कर लीजिएगा, नहीं लगेगा तो कुछ और शॉर्टकट बनाइएगा। तो पहले देख लीजिए, सतारा जो था 1848 में, जैतपुर और संबलपुर, संबलपुर उड़ीसा में, बुंदेलखंड के आसपास है जैतपुर। भगत, जिसको बगाड़ भी बोलते हैं, वो हिमाचल में है। उदयपुर, नागपुर, झांसी, तंजौर, ये सब आप जानते हो। ठीक है, तो मैंने बनाया था कि सास जल भुन जाती, है ना, मतलब उसने देखा कि जो बहू है वो काफ़ी मॉडर्नाइज हो गई है, तो सास जल भुन जाती, एक शॉर्टकट था। तो एस से क्या हुआ, सतारा। ठीक है, ये आपका फिर मतलब एस ए से हुआ सतारा, एस से हुआ संबलपुर, जल से तो जल में जे ही बड़ा है तो जैतपुर, भुन तो बी से भगत, जिसको आपने मैंने बोला बगाड़ भी बोलते हैं,
यू से उदयपुर, एन से नागपुर, जो कैपिटल है उनसे ये नाम शुरू होता है, ठीक है। फिर आ गया तंजौर, सॉरी झांसी, जे से झांसी, और तंजौर और आरकोट, ठीक है। तो इस टाइप का याद कर लीजिएगा कि एक 48 में एक है, संबलपुर और जैतपुर है वो 49 में है, बगाट है और उदयपुर है वो 50 में है, ठीक है। तो इस टाइप का आप शॉर्टकट बना के करिएगा। मेरे को जो तरीका लगता था याद होने करने का वो मैंने शेयर किया। आपके पास बेटर आइडिया होगा तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक प्रश्न बनता है कि क्या अवध को भी हम लोगों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में वो किया, हड़प किया? तो ये ऑप्शन गलत है। अवध को मतलब माल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कुप्रशासन के कारण विलय किया गया। इनसे राजकाज संभल नहीं रहा है, इसको मिलाओ, है ना? तो ये व्यवगत सिद्धांत के तहत नहीं आता, ठीक है। तो अवध भी ब्रिटिश साम्राज्य का भाग हो गया 1856 में, मगर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण नहीं, बल्कि माल एडमिनिस्ट्रेशन के कारण, कुप्रशासन के कारण, ठीक है। ये है तो जैसे मैंने बताया कि हालांकि डलहौजी ने व्यवगत सिद्धांत को जोरदार ढंग से लागू किया, यह नीति उनका आविष्कार नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों के न्यायालय ने इस नीति को 1834 में स्पष्ट किया था। और ये कुछ स्टेट है, मांडवी कहाँ पे है? गुजरात, कोलाबा महाराष्ट्र में, जालौन है बुंदेलखंड में, और सूरत। तो ये सब कुछ पहले स्टेट थे जहाँ पे ये जो नीति थी लागू की गई थी, ठीक है। उसके अलावा एक रानी चेन्नम्मा है कित्तूर में, आपके आंध्र साइड में। तो ये पहली इन्होंने, इनका टाइम याद रखिएगा 1824। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला शासिका पूछे तो आप बोलेंगे रानी चेन्नम्मा। अब आपको कुछ फैक्ट याद रहता है तो आप उसको ऐसे में भी यूज़ करते हो, है ना? तो अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात आई और कुछ भी चीज़ आया तो आप या फिर कहीं ऐसे में, या फिर कहीं आपको गेस्ट अतिथि बुला लिया कल, आप है ना डिप्टी कलेक्टर बन गया, तो आप ये सब जोड़ सकते हैं कि जिस टाइप से रानी चेन्नम्मा ने अपने साहस का लोहा मनवाया और अंग्रेज़ों के खिलाफ खुद ही भिड़ गई थी। इस टाइप का कुछ एग्ज़ाम्पल। तो ये एक है इनका बहुत पहली भारतीय महिला शासक थी जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ी, ठीक है। उन्होंने ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी जब कुछ ही शासक ब्रिटिश योजनाओं को समझते थे। कित्तूर रियासत पर 1824 में व्यवगत सिद्धांत को लागू करके कंपनी ने कब्जा कर लिया, यहाँ तक कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा इसे आधिकारिक रूप से प्रस्तुत करने से पहले ही, मतलब डलहौजी ने तो बाद में बाकी सबको किया, ये आपके कितूर है उसको ये डल लैब्स के थ्रू ही किया गया था शामिल अपने राज्य में। ये एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से भारतीय राजकुमारों के झगड़ों में भाग लेने की नीति शुरू करने वाला पहला यूरोपीय था? इस क्वेश्चन को हमने करा है ऑलरेडी। तो ये है आपका डुप्लेक्स। कहाँ का था ये? फ्रेंच गवर्नर था, ठीक है। ये सब फिर आप देख सकते हैं कि कैसे मराठों का मतलब इसका समरी बना दिया इन्होंने, ठीक है। अब आते हैं जो क्वेश्चन था, कुछ लोगों का प्रश्न था ना कि सर हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। भाई क्वेश्चन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन आए थे 2023 में आया था जाट वाला, 18 में आया था कि भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के कोई 4 कारण बताइए। फ्रांसीसी कंपनी के कहाँ-कहाँ पे स्थान थे, है ना? तो इसके आंसर मैं आपके लिए लिख देता हूँ। तो देखिए मुगलों के खिलाफ जो विद्रोह किए, जाट कौन थे? तो पहले बता दीजिएगा कि जाट कौन थे? मूलतः किसान थे, पशुपालन थे, जो कि ये जो हरियाणा वाली एरिया है, दिल्ली, आगरा, मथुरा के क्षेत्रों में रहते थे। वे अपने युद्ध प्रिय भावना के लिए जाने जाते और अक्सर भारतीय सरदारों का गठन करते थे, स्थानीय सरदारों का गठन करते थे। मुगलों के खिलाफ विद्रोह के सिंपल से कारण है। पहला तो यही है कि धार्मिक असहिष्णुता है, दमनकारी भू राजस्व, अपने टैक्सेशन इतने बढ़ा दिए थे, स्वायत्ता पर अंकुश जो इनके वो थे, थोड़े बहुत क्या था, सेमी इंडिपेंडेंट थे, उस पे इन्होंने अंकुश लगाया मुगलों ने। नेतृत्व में अच्छे लीडर पैदा हुए, गोकुला और राजाराम, इन दोनों का नाम याद रखिएगा। तो इन सब के कारण ही जाटों ने विद्रोह किया था। किसके कारण? धार्मिक असहिष्णुता, उनका जो इंडिपेंडेंस था वो खत्म हो रहा था, और दमनकारी नीति थी, सॉरी दमनकारी भू राजस्व नीति थी इस कारण। नेक्स्ट प्रश्न था असफलता के कारण क्या है? तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा था? नौसैनिकहीनता, है ना? ब्रिटिश के मामले इनकी जो नौसेना थी कमजोर थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा मजबूत थी, फ्रांसीसी सरकार से समर्थन कमी, ये जो थी ना, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, इंडिपेंडेंस रहता है, लेकिन फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो तो फिर सरकार भरोसे थी, सरकार ने समर्थन छीना तो फिर
इनका पतन निश्चित हो गया। आंतरिक संघर्ष और नेतृत्व की कमी, एक तो कारण ये भी है कि ये लोग 4-5 जगह लड़ने लग गए थे ना, यूरोप में भी लड़ाई कर रहे हैं, अमेरिका में भी लड़ाई कर रहे हैं, इंडिया में भी लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है? तो ये था। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि लीडरशिप की कमी थी। तो बहुत सारा आंसर लिख सकते हो। मजबूत जो लीडरशिप था वैसा नहीं था, जैसे कि क्लाइव का था ना ब्रिटिश के लिए, वैसा इनके पास डुप्लेक्स के अलावा कुछ नहीं था। मजबूत नेतृत्व की कमी, ठीक है। तो 4 लिखना था, 2 नंबर का आया था, लिख दीजिएगा। कहाँ-कहाँ पे स्थान था ये तो पता ही है आपको। ये जो देखिए, ये तीनों जो कराईकल है, माहे माहे तो मालाबार में है, यनम है, चंद्रनगर कहाँ पे है? आपका बंगाल में। तो और पौंडीचेरी। तो यहाँ पे इनके आधिपत्य थे फ्रांसीसियों के, ठीक है। और अभी जो हमने पढ़ा, ये मैंने क्वेश्चन कराया किसका? पहले चैप्टर का, क्योंकि उसमें एक ही मतलब 2 ही टॉपिक थे फ्रेंच वाले, तो वहाँ ऐड नहीं किया था। इस चैप्टर में क्या-क्या क्वेश्चन है, ये सब है। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आपने देख ही लिया क्या हुआ था, ये बंगाल के नवाब थे, इन्होंने काफ़ी मतलब जो संबंध थे उतने अच्छे नहीं थे, और सिराजुद्दौला थे वो अंग्रेज़ों की जो नीति थी जिसमें वो बिना टैक्स के व्यक्तिगत बिज़नेस भी कर रहे थे, ठीक है, फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, उन सब के खिलाफ थे, है ना? तो संबंध अच्छे नहीं थे, और फिर आप वो जो था ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, वो सबको लिखेंगे। एनीवेज़ मैं इसका आंसर बताता हूँ। सहायक संधि के बारे में लिखिए, ठीक है? तो हमने देख ही लिया ऊपर में। इलाहाबाद की द्वितीय संधि हमने पढ़ा ही है, ठीक है? बक्सर। तो मेरे हिसाब से हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। ये क्वेश्चन अभी नहीं आया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है आपका लगभग 1880 के आसपास में, ठीक है? तो वो पढ़ेंगे अपन। भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति के, ये भी एक्चुअली इसका कोई ना अलग से चैप्टर नहीं है, तो इसको भी हम लोग करेंगे बाद में। ये मोस्टली वॉर एंड डिप्लोमेसी था, तो मैंने इसको भी इसमें ऐड कर दिया था। तो मैं जो क्वेश्चन थे उसके एक बार आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संबंध कैसे थे? पहला क्या था? बढ़ता अविश्वास, दोनों के बीच जो संबंध थे अविश्वास और शत्रुता से चिन्हित थे। दूसरा, नवाब की चिंताएँ, क्या चिंता थी उसकी? एक तो पहला, कंपनी का राजनीतिक प्रभाव बढ़ रहा था और आर्थिक शोषण हो रहा था, है ना? पैसे देते नहीं थे, टैक्स वैक्स और बिज़नेस किए पड़े हैं, तो उससे राज्य को कर का नुकसान हो रहा था। शिकायतें क्या थी? उन्होंने अनुमति के बिना कलकत्ता पे किलेबंदी, जो मैंने आपको बताया, वो शुरू किया। अ, उन्होंने दस्तक के दुरुपयोग पर भी आपत्ति जताई। कंपनी का दृष्टिकोण क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को अपने वाणिज्यिक हितों के लिए खतरा माना, और फिर अधिकार को कमज़ोर करना। तो फिर इन्होंने क्या करा, जो उसके जितने भी अधिकारी थे ना, उन सबको अपने साइड मिला लिया, और 1857 की प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का फिर अंत होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लिखिएगा कि रिलेशन जो था बिटर था, काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग था, ठीक है। ये जो संधि है तो आप देख ही लिए, सहायक संधि क्या करना था? ब्रिटिश सैनिकों की तैनाती का अधिकार था। और इन शॉर्ट बोलूँ तो सहायक संधि में क्या था? कोई भी राज्य, भारतीय राज्य जो अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि करता था, तो सहायक संधि के तहत उसके यहाँ सैनिक तैनात किए जाते थे, और उन सैनिकों का भुगतान है वो राज्य को करना पड़ता था, है ना? तो सैनिकों के लिए भुगतान जो है राज्यों को करना है। ब्रिटिश रेजिडेंट तो एक उनके दरबार में रहता था, जो देखता था कि वहाँ पे क्या-क्या नीतियाँ चल रही हैं। कोई विदेशी संबंध नहीं, आप किसी और फॉरेन पावर को अपने राज्य में नहीं रखोगे। और ब्रिटिश द्वारा संरक्षण, ठीक है? तो बदले में ब्रिटिश ने उनको संरक्षण प्रोवाइड किया कि कोई भी बाहरी ताकत से हम आपको बचाएँगे। तो ये सब लिखिएगा। अब आते हैं फिर 2 नंबर के क्वेश्चन है इलाहाबाद की संधि के बारे में। तो ये इसी साल आया था, है ना? तो क्या-क्या संधि था? ये है 26 लाख का जो था वार्षिक ट्रिब्यूट देने पे सहमत हुए कौन? दीवानी, पहले तो दीवानी का अनुदान मिला। तो शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी। कंपनी का क्या दायित्व हुआ? 26 लाख का जो वार्षिक ट्रिब्यूट है, बदले में कंपनी ने सम्राट कौन था? शाह आलम उस टाइम, है ना? तो उसको 26 लाख रुपए वार्षिक देंगे। क्षेत्रीय प्रावधान, कंपनी ने उन्हें कारा और इलाहाबाद के जिले प्रदान किए, करने पे सहमति व्यक्त की। शक्ति का औपचारीकरण हो गया। इस संधि में बंगाल में क्या हो गया, राजनीतिक प्रभुत्व जो था वो अंग्रेजों का बढ़ गया, और जो नवाब थे वो नाम मात्र के रह गए, ठीक है। तो यही सब है। बक्सर के युद्ध के परिणाम, ये तो वही चीज़ है आपका जो इलाहाबाद की संधि थी ना। देखिए, यही इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि क्यों आपको PYQ करनी चाहिए। अल्टीमेटली जो इस साल क्वेश्चन पूछा है द्वितीय संधि, क्या ये यही क्वेश्चन नहीं है? बक्सर के युद्ध के परिणाम, है ना? वही तो है। तो यहीं पे वो सब चीज़ों को फिर से लिख देना है, शब्दों को बस ऊपर नीचे करके। अब आते हैं नेक्स्ट, अवध को ब्रिटिश द्वारा विलय करने के कारण क्या थे?
तो कारण क्या थे? पहला सबसे पहला तो कुशासन था। डलहौजी ने बोला कि नवाब वाजिद अली शाह के कुशासन और कुप्रशासन को विलय के प्राथमिक औचित्य के रूप में उद्धृत किया। आर्थिक हित, अवध में क्या था? एक फर्टाइल लैंड है, गंगा का किनारा है, तो है ना, तो वो भी एक कारण था। और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और ये आपके मतलब जो व्यपगत है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो नहीं बोलना चाहिए, बट उसी का ही टाइप था कि आपने एक नया बहाना ढूंढ लिया कि कुप्रशासन था, उसको मिलाओ। ठीक है, तो ये कब लिखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन को बाद में करेंगे हम लोग, लेकिन आपके लिए मैंने आंसर लिख दिया है, तैयार कर लीजिएगा। ये जो ब्रिटिश शिक्षा था उसका क्या प्रभाव पड़ा? अंग्रेजी शिक्षित वर्ग का उदय हुआ, पश्चिमी विचारों का परिचय हुआ, भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, है ना? आप भारतीय राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ? भई आप देख रहे हो बाहर में आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, तो आपके यहाँ भी आएगा कि भई हम भी करें। स्वदेशी शिक्षा की उपेक्षा हुई, अगर आप अंग्रेजी शिक्षा को दोगे, तो फिर गोरे बाबू पैदा होंगे, है ना? इंडियन लोग तो आएँगे नहीं। तो उसके बाद आता है इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल के बारे में जस्ट शॉर्ट में बोल दूँ, तो इसमें क्या था ना, जो जज थे, इंडियन भी होते थे, तो ये जो रिपन आया था, उन्होंने जो इंडियन जज थे उनको भी राइट दे दिया कि कोई भी केस है, अगर उसमें आरोपी जो है वो वाइट होंगे, ब्रिटिश होंगे, तो भी आप जज कर सकते हो। फिर अंग्रेज़ों ने विद्रोह किया कि भई हम तो नस्ल भेद वाले हैं, है ना? हम हमें हमें कोई इंडियन कैसे हमारे ऊपर जज करेगा? तो उन्होंने क्या करा, उसका विरोध किया। बाद में फिर इसको ले लिया गया था वापस। तो इल्बर्ट बिल 1883 में लॉर्ड रिपन द्वारा पेश किया गया विवादास्पद विधायी उपाय था। इसका प्राथमिक उद्देश्य न्यायिक प्रणाली में नस्ली भेदभाव को समाप्त करना था, है ना? कोई मतलब इंडियन भी अंग्रेजों पे ट्रायल कर सकते थे। तो वही था, यूरोपियों पर मुकदमा चलाने का अनुदान था। एक ऐसी शक्ति जो केवल यूरोपीय न्यायाधीशों तक ही सीमित थी। मतलब पहले ये शक्ति थी कि यूरोपीय जो अगर ट्रायल चल रहा है, यूरोपीय व्यक्ति पे कोई ट्रायल चल रहा है, तो सिर्फ़ व्हाइट वो हो सकता है, जज हो सकता है। तो जो रिपन है उसने चेंज किया कि भई ऐसा क्या ये जो नस्ल भेद है उसको ख़त्म करना है। लेकिन फिर यहाँ पे उसका विरोध हुआ। परिणाम क्या हुआ कि फिर संशोधन करने पड़े। ठीक है? तो इसको पढ़ेंगे बाद में। कोई पूछ रहा था कि शॉर्टकट अगर होगा करके, तो मैंने टेबल बना के दे दिया है। जो हमने 4 वार पढ़े, एक तो कार्नाटिक वार पढ़े, फिर उसके बाद मैसूर, फिर मराठा और एंग्लो, है ना? तो ये आप शॉर्ट में पढ़िएगा, ठीक है? एलेक्स शेपल का पांडिचेरी, पेरिस। तो इसको आप क्या पढ़ सकते हैं? एलेक्स लाच शेपल, ये जर्मनी में एक शहर है, पौंडीचेरी और पेरिस, ठीक है? तो पेरिस की संधि से खत्म हो गया फिर फ्रेंच का। यहाँ पे मैंने क्या शॉर्टकट बताया था? एमएमएस, है ना? तो मद्रास, मैंगलोर, अब ये मिक्स मत करिएगा, पहला मैंगलोर नहीं करना है, पहले मद्रास है, फिर मैंगलोर है, फिर श्रीरंगपट्टनम, ठीक है? उसके बाद एंग्लो मराठा तो हो गया। इसमें तो फिर आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं बनाया था। सालबाई है, उसके बाद यहाँ पे देवगांव और सुरजी का, तीसरे में कुछ था नहीं, ठीक है? छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं तो सीधा सीताबर्डी का सुनते हैं, ठीक है? आंग्ल में तो 2 ही है, एक लाहौर का और दूसरा लाहौर का ही हुआ था, ठीक है? तो दोस्तों ये था, मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं इसके। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर थोड़े छोटे कर रहे हैं तो आपको थोड़ा-सा इंटरेस्ट आएगा और आप अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है? जस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर थोड़ी देर में।